नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आगामी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो 57 वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ही हमारा 56वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 55 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे या फिर देखने वाले होंगे। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज किन्हें देखना चाहिए? जिनको SSC MTS एग्जाम देना था, हालांकि ये जो खत्म हो गई अब ये एग्जाम, और इसमें आपने देखा कि पर डे 20+ क्वेश्चन इस सीरीज से आए, है ना। अब आने वाले एग्जाम जैसे CGL जिनको देना है, जिनको CHSL देना है, जिनको DP देना है, जिनको DDA का एग्जाम देना है अभी जो चल रही है ना, इन सभी के लिए रामबाण सीरीज है ये। और मैं सिर्फ आज कल की बात नहीं कर रहा हूं, आगामी 2 साल तक ये रामबाण सीरीज रहेगी। आगामी 2 साल तक ये रामबाण रहने वाली है। जिस दिन ये फेल हो जाए मुझे बताइएगा, है ना। मैं भी यही हूं और आप भी यही रहेंगे, ठीक है भैया। तो ये जरूर फॉलो कीजिएगा सभी, चाहे आपने PDF खरीदा नहीं खरीदा उससे वास्ता नहीं है। अगर आपने ये पूरे प्लेलिस्ट की वीडियो की जो भी फैक्ट है अच्छे से कवर कर लिए, पूरे प्लेलिस्ट की वीडियो देख लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको GK GS में कहीं भी तकलीफ होने वाली है। हाँ, 2 साल जो मैंने कहा है, हाँ कुछ करेंट अफेयर के क्वेश्चन बदल जाएंगे समय के साथ, है ना, लेकिन जो और भी फैक्ट है वो कभी नहीं बदलेगा। 2 साल तक तो बिल्कुल पुराना नहीं होगा। तो आप लोगों को जो है पूरे जोर शोर से इस सीरीज को फॉलो करना है, जिन्होंने अभी तक नहीं फॉलो किया है। और जो फॉलो किया है उनसे फायदा पूछ के ही फॉलो कीजिए, मेरे कहने पे क्यों कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। इस वीडियो की PDF यानी इस सीरीज की अगर आपको PDF चाहिए, पूरा 57 वीडियो सीरीज की PDF मिलेगी हमारी इस प्रकार के 57 क्लासेस की। इसके अलावा 10+ आपको टॉपिक वाइज PDF प्रोवाइड कराया जाता है फ्री में। और हाल फिलहाल का जो CGL CHSL और MTS का जो एग्जाम हुआ है, इनके एनालिसिस की PDF सभी फ्री में ही मिल जाते हैं। मात्र इसी को खरीदने पे आपको इसके लिए कॉस्ट लगता है RS 25 रुपया। 25 रुपया के अंदर आपको 57 + 10+ जितने भी एनालिसिस की PDF है सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके आप WhatsApp मैसेज कर लीजिएगा, आपको PDF के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। पहला जो हमारा प्रश्न है, वेदिका कृषि टेरिस फार्मिंग किस क्षेत्र में किया जाता है? इन व्हिच एरिया इज टेरिस फार्मिंग डन? तो ये जो वेदिका कृषि है ये पहाड़ी ढलानों पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पहाड़ी वाले इलाके में ढलानों पे किया जाता है आपका वेदिका कृषि, है ना। वेदिका कृषि ढलानों पर की जाने वाली प्रमुख कृषि का प्रकार है जो पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अब देखिए, इसी प्रश्न से मैं अगर दूसरा प्रश्न निकाल लूं कि वेदिका कृषि पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने में किस प्रकार से जो है आपका उपयोगी है, तो आप कहोगे जी ये मिट्टी के जो कटाव होते हैं पहाड़ी इलाके में, तो यहाँ पे जो मिट्टी का कटाव होता है इसको रोकने में मदद करता है आपका कौन सा? वेदिका कृषि। फैक्ट को समझेंगे। एक होता है आपका स्लाइस एंड बर्न कृषि, है ना, झूमिंग कृषि जिसे कहते हैं। इस झूमिंग कृषि को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर झारखंड में अगर आप चले जाएं तो जो स्लाइस एंड बर्न कृषि है इसे कुरवा कहते हैं, मध्य प्रदेश में दहिया या बीवर कहते हैं, राजस्थान में बलरा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे पोंदू कहते हैं। तो ये सब जो है आपका स्लाइस एंड बर्न कृषि के अंतर्गत आ जाएगी। जो अलग अलग स्टेट में इसका नाम परिवर्तन हो जाता है, बाद बाकी कार्य जो है सेम ही है, मतलब कृषि का फॉर्म सेम है, बस नाम चेंज हो जाते हैं जगह के अनुसार, ठीक है। इसी प्रकार से कई सारे इंडिया में चीज है जो जगह के अनुसार उसके नाम चेंज हो जाते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि इंडिया में विविधताओं भरी जो है हमारी कल्चर है ना। एक ही चीज को कई सारे नाम से अलग अलग जगह पे जानते हैं। जैसे अगर सबसे मोटा एग्जाम्पल ले लें तो जो मकर संक्रांति आप मनाते हो, है ना, तो मकर संक्रांति को हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, है ना, अगर आप गुजरात में मनाएंगे तो उत्तरायण कह देंगे, तमिलनाडु में मनाएंगे तो पोंगल कह देंगे, उत्तर भारत में मनाएंगे तो मकर संक्रांति कह देंगे, असम में मनाएंगे तो बिहू कह देंगे, केरल में मनाएंगे तो मकर बिलक्कू कह देंगे। तो ये सब, है ना, तो इस प्रकार से नाम बदल जाते हैं, ये समझाना चाह रहे थे। इसके अलावा समोच्च जुताई, ये क्या होती है? मृदा संरक्षण को बढ़ावा देता है। समोच्च जुताई जो है, इससे भी क्वेश्चन कई दफा आप एग्जाम में अटेंड किए होंगे। ये किस प्रकार से जो है पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है? तो मृदा को संरक्षण प्रदान करता है। अब तक मृदा संरक्षण के बारे में उपाय और तथ्यों को देखा। अब अतिचारण से क्या होती है? तो मृदा का अपरदन होता है। जो अतिचारण होता है, जो मवेशी द्वारा जो चराई के लिए जो प्रति परात छोड़े होते हैं, वहां पे जो बड़ी भारी मात्रा में मवेशी चढ़ते हैं,
हैं, है ना, तो मवेशी के जो खुर होते हैं इस प्रकार से, तो इसमें जो मिट्टी फंसते हैं वो मिट्टी ढीला हो जाता है और हवा के साथ मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चले जाते हैं, जो मृदा अपरदन का कारण बनता है। ठीक है, तो अतिचारण या पेड़ पौधा का कटना ये क्या होती है, मृदा अपरदन, यानी मृदा मतलब मिट्टी भाई, सोइल, है ना, तो अपरदन का कारण बनता है। ठीक है, रोकने की विधि आपने ऊपर देख लिया, मृदा संरक्षण की जो है समुच्चय जुताई हो गया, और एक वो आपका जो कृषि है ना। इसके अलावा कृषि के साथ साथ पशुपालन अगर आप अपना रहे हैं तो ऐसे व्यवस्था को मिश्रित कृषि कहा जाता है। एग्जामिनर आपको चकमा देने के लिए ऑप्शन में सरसों की खेती डाल देगा, तीसी का खेती डाल देगा कि गेहूं के साथ सरसों, गेहूं के साथ तीसी, है ना, बादाम के साथ सरसों, इस प्रकार से डाल देगा, और एक ऑप्शन आपका नीचे रहेगा कि कृषि के साथ पशुपालन। तो आपको आंसर डी मारना है, कृषि के साथ पशुपालन जो है ये मिश्रित कृषि का जो है सबसे अच्छा मतलब डिफिनीशन है। वैसे सरसों के साथ अगर आपने गेहूं के साथ सरसों कर लिया तो वो भी मिश्रित कृषि हम मतलब बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं। तो ऑफिशियली जो है आप वहां पे मिश्रित कृषि में क्या लगाओगे, पशुपालन के साथ कृषि। ठीक है, ऑफिशियली। इसके अलावा कृषि प्राथमिक सेक्टर का भाग है, ये तो आप भी जानते होंगे। कृषि जो है, कृषि खनन जो भी माइनिंग वगैरह है, या फिर यूं कहे कि जो भी नेचर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कृत्य है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके अलावा भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ था, है ना, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। तो जो पोलियो फ्री हुआ था आपका इंडिया, ये कब हुआ था दादा, तो ये हुआ था 2014 में। कब हुआ था, 2014 ईस्वी के अंदर जो है भारत आपका पोलियो फ्री हुआ था। इसके अलावा पोलियो क्या होता है आप सभी जानते हैं भाई, पैरालाइज जैसे कर देता है आपको, तंत्रिका तंत्र पे जो है आघात करता है ना, और शून्य कर देता है बॉडी को, जिस पार्ट में पोलियो मारते हैं, खास करके छोटे बच्चे में मारते हैं, है ना। और ये पोलियो का टीका भी चलते हैं, सभी जानते होंगे इस चीज से। इसके अलावा पोलियो का टीका का खोज कौन किया, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो पोलियो टीका की खोज जो है ये जोनास साल्क ने किया है और अल्बर्ट साबिन भी किया है। तो डिपेंड करता है कि कब किसको आंसर टिक करोगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले खाली टीका लिखा है, आज तक यही पूछा है एग्जाम में, तो जोनास साल्क होगा आंसर। लेकिन अगर आपसे स्पेशली लिख के पूछे कि पोलियो के ओरल जो टीका है, जो जो पिया जाता है बच्चे लोगों के द्वारा, आप देखे होंगे 2 बूंद जिंदगी की, है ना, तो ये जो ले रहे हैं आजकल पोलियो का जो टीका चल रहा है, पहले इंजेक्शन वाला था। ठीक है, तो ये का खोज किया है अल्बर्ट साबिन ने। तो दोनों बात आई होप आप समझ गए होंगे कि खाली टीका का कहेगा तो जोनास साल्क, ओरल टीका का कहेगा तो अल्बर्ट साबिन। ठीक है भैया। इसके अलावा भारत का पहला पोलियो मुक्त शहर कौन सा घोषित किया गया था, तो ये तमिलनाडु के बेल्लूर शहर को पोलियो फ्री जो है आपका सिटी घोषित किया गया था सबसे पहले। भारत में पहला रेबीज फ्री स्टेट बना है, तो ये आपका गोवा बना है। रेबीज बीमारी तो आप जानते होंगे ना, कुत्ता भेड़िया के काटने से होती है रेबीज बीमारी, है ना, और इसकी खोज जो है लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके का खोज भी लुई पास्चर ने ही किया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसे जलांतक भी कहते हैं, जिसको आपको रेबीज हो जाएगा उसे जो है वाटर से बहुत ज्यादा डर लगता है, यानी जल से आतंक लगता है, इसीलिए इसे जलांतक या अंग्रेजी में इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। एक आपके चेचक के टीके का खोज किसने किया था, यह भी आपसे पूछा जाता है, तो एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके का खोज किया था। इसके अलावा वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप 2023 कहां पे हुआ है, वेयर डिड द वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप 2023 टेक प्लेस, तो ये भाई जापान में कराया गया है। जापान के फुकियामो इस प्रकार से नाम है, फुकियानो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जापान में कराए गए हैं। इस प्रतियोगिता में मेडल लिस्ट में प्रथम स्थान पे चाइना रहा है, जिन्होंने 40 मेडल जीते हैं। 40 मेडल। अब भाई एक्वेटिक का मतलब तो समझ रहे हैं ना, जलीय चीज से संबंधित है। एक्वेटिक मतलब जलीय जीव भी होता है। ठीक है, तो 40 मेडल जीते हैं। ये आपका 20, 8, 12 है ना, ये वाला जो प्रतियोगिता है आपका जापान में हुआ। चाइना टॉप मॉडल पे रहा, मतलब टॉप लिस्ट पदक टैली में टॉप पे रहा। इसके अलावा इसी प्रकार से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये कहां पे हुआ है, ये हंगरी में हुआ है, बुडापेस्ट में। भारत को कितने पदक मिले हैं, तो एकमात्र गोल्ड मिले हैं, यानी एक को गोल्ड मिला है। कौन जीते हैं, नीरज चोपड़ा जीते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखने हैं जवलन थ्रो में। इसके अलावा विश्व हॉकी वर्ल्ड कप 2023, खैर अब ये तो पुराना हो गए क्योंकि ये फरवरी मार्च की बात है, तो ये आपका फिर भी रहेगा, एग्जाम में बने रहेंगे, अब इसी साल का है ना। तो ये आपका विश्व हॉकी वर्ल्ड कप ये आपका भारत में ही हुआ था,
उड़ीसा के अंदर हुआ था, कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम में, और विजेता रहा था जर्मनी और उप विजेता रहा था बेल्जियम। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एशिया कप क्रिकेट जो अभी कल परसों में संपन्न हुआ है, क्योंकि आज ही आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, मैंने आपको बहुत दिन का वैलिडिटी देते हुए बना रहे हैं। तो ये आपका जो है पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 2 देश में वेन्यू था इनका, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर पाकिस्तान देख के ही भाग जाएंगे, जो पढ़ा नहीं होगा, जो पढ़ा होगा ठीक है, जो नहीं पढ़ा होगा ना वो पाकिस्तान नहीं लगाएगा, एकदम डिफिनिट कह रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल की चीज है वो पाकिस्तान में कई सारे मतलब बहुत सालों से नहीं ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ना। तो इसी कारण से जो है बच्चे इसे टिक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी आप समझ लीजिए कि इस बार का एशिया कप जो है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देश में हुआ, है ना। उप विजेता यहाँ पे श्रीलंका रहा है, मात्र 50 रन पे सिमट गए थे, और विजेता रहा है भारत। ये भारत की 8वीं टाइटल है ना। और इसमें 6 देशों ने भाग लिया था, नेपाल भी था भैया, अपना छोटकू पड़ोसी उत्तरी पड़ोसी देश, है ना। इसके अलावा मल्लिका फुखराज का संबंध किस संगीत के किस विद्या से है? मल्लिका फुखराज रिलेटेड टू व्हिच जेनर ऑफ म्यूजिक? तो ये गजल गाती हैं मल्लिका फुखराज। देखिए पुखराज एक पत्थर भी होता है जो लोग हाथ में पहनते हैं, है ना। तो इनका नाम भी है मल्लिका फुखराज। ये गजल गाती थी। गजल सम्राट किसे कहते हैं? जगजीत सिंह साहब को कहते हैं। एमटीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। गजलों की रानी बेगम अख्तर को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एमटीएस में पूछा गया था, है ना। अन्य प्रमुख गजल के बारे में बात करेंगे तो अनूप जलोटा, अनूप जलोटा को भारत में भजन सम्राट भी कहते हैं, भजन सम्राट भी कहते हैं अनूप जलोटा साहब को, है ना। अनूप जलोटा समझते ही होंगे। इसके अलावा पेनाज मसानी, पेनाज मसानी भी गजल गाती हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एम सुब्बालक्ष्मी, एम सुब्बालक्ष्मी ये कर्नाटक संगीत की मशहूर जो है गायिका थी। इनको पहली बार संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो 6 भारत रत्न से सम्मानित म्यूजिशियन है उनको आपको नहीं भूलना है ना। एग्जाम में जाने से पहले इन्हें जरूर देख के जाएं, है ना। एक आपका एम सुब्बालक्ष्मी हो गए। फिर 1999 में पंडित रविशंकर साहब को मिला था। 2001 में आपका लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां दोनों को कंबाइंड रूप से दिया गया था। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया था, और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को दिया गया था। तो इस प्रकार से एक आपको इस लाइन में दिख रहे हैं और 5 यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि 2001 में 2 आदमी को, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को, तो 6 कैरेक्टर को जो है आपको दिया गया है भारत रत्न। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। गिरिजा देवी ठुमरी की रानी भी कहलाती है, तो ठुमरी से संबंधित है। तीजन बाई और उषा बारले, ये पंडवानी की जो है महान जो है गायिका है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अभी उषा बारले लेटेस्ट वाले हो जाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट वाले में 2023 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है पंडवानी के लिए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, है ना भैया। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में। कुछ ऐसे चीज है जिसकी स्थापना आपके एग्जामिनर पूछ लेता है। एक आपसे टिस्को पूछता है, एक आपसे एसबीआई भी पूछ लेता है 1955 वाला, है ना। एक आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पूछ लेता है 1921 वाला। एक आपका नाबार्ड पूछ लेता है 1982 वाला। एक आपका सिडबी पूछ लेता है 1990 वाला। एक आपका आरबीआई पूछ लेता है 1935 वाला। एक आपका और भी पूछते हैं भैया, एक मिनट इतना चीज तो पूछता है। हाँ, एक आपका इरडाई पूछ लेता है 1999 वाला। तो ये सब जो कुछ चीफ संस्था है, इसरो भी पूछता है भाई 1969, और एक आपका डीआरडीओ पूछता है 1958। तो ये जो चीफ हमारे बड़े बड़े संस्था हैं, इनको जरूर ध्यान रखेंगे। इनकी स्थापना जितनी ईस्वी लिखे हैं हम उसी के मौखिक रूप से बोलते गए कि किसकी ईस्वी है, जरूर ध्यान दे भैया, है ना भाई, है ना। जो बच्चे सिर्फ पीडीएफ खरीद के हमें ये व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हैं क्या इससे पूरी क्लियर हो जाएगी, तो मैं सिर्फ एक ही जवाब देता हूं। देखिए क्लियर होने के लिए, है ना, तो 100% किसी चीज से क्लियर नहीं होगी, ठीक है भैया, है ना। 100% अगर किसी कोई बोलता है कि 100% आ जाए, समझ जाइए कि आपसे एकदम झूठ बोल रहा है, सादा झूठ, एकदम सफेद झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है भैया, कोई भी टीचर, है ना। तो सबसे पहले मेरी ये कहना है कि भाई ये पीडीएफ जो आप लिए हो ना, इसको अगर फुल फ्लेज में अगर आप फायदा चाहते हो तो ये वीडियो भी देखा कीजिए, क्योंकि पीडीएफ बोलता नहीं है जी, है ना। बेजुबान कभी बोलता नहीं है, ठीक है। तो ये बोलता तो नहीं है ना, लेकिन मैं तो बोलता हूं ना। तो ये जो मैं बोलता हूं, इन चीजों से आप वंचित रह जाओगे ना। हो सकता है कि आपको इसमें से मैक्सिमम चीज याद ही हो, लेकिन ये रिपीटिशन करवा देता हूं। इससे क्या होता है, एक जान फूंक देता हूं भाई, उसमें जो है खाद डाल देता हूं आपके पौधे में, है ना, फिर से हरा भरा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए वीडियो एक बार देखना जरूरी है मेरे भाई। बाद बाकी पीडीएफ को तो इस प्रकार से लिखा ही गया है कि आपको जो है हर एग्जाम में ये आप जितना सोचे होंगे उनसे 3 गुना फायदा देगा, ये तो मेरी गारंटी है ना भैया। चलिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ मैंने बहुत सारे चीज को बताया, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके जो संस्थापकों में थे, ये प्रेमचंद रायचंद थे, ठीक है, प्रेमचंद रायचंद, ठीक है।
है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। आपको याद है कि आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में ही हुआ था, तो इन दोनों को मैं रिलेट करके याद रखना आपको सिखाया है। आर्य समाज की भी स्थापना जो है 1875 में ही हुआ था, और सबसे बड़ी बात कि ये भी बॉम्बे में ही हुआ था, है ना। तो दोनों को एक साथ ही याद रखेंगे। आर्य समाज के संस्थापक यहीं पर बात कर लेते हैं, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी है ना, स्वामी जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती है। डीएवी पब्लिक स्कूल इन्हीं के नाम पे चलती है भाई, है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वेदों की ओर लौटो, यही आर्य समाज की तरफ से नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, है ना। जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने एक किताब लिखी, बड़े फेमस हुए, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये मैं फिलहाल मैं समाज से हट के आ जाता हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये 1875 में। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज न सिर्फ इंडिया का पहला तो था ही, है ना, सबसे पुराना मतलब पहला, है ना भैया, तो सबसे पहला तो था, यानी सबसे पुराना तो था ही। ये एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था उस समय का, ठीक है भाई। अब तो बहुत सारे बन गए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब मैं सेबी की बात कर रहा हूं। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था, और पहली जो महिला अध्यक्षा बनी थी माधवी पुरी बुच, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे, अभी ये पुराना नहीं हुआ है। नाबार्ड की स्थापना बता ही दिए थे, 12 जुलाई 1982 को। कृषि क्षेत्र में सबसे टॉप जो संस्था है ऋण मुहैया कराने वाला, है ना। इसके अलावा इनकी मुख्यालय मुंबई में है। शिवरमन समिति के जो है प्रशंसा अनुशंसा पे जो है आपका स्थापना किया गया था, प्रशंसा नहीं भाई, बड़ाई थोड़ी किए थे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? देखिए मैंने आपको बताया था कि गैर संवैधानिक या सलाहकारी, गैर संवैधानिक, सलाहकारी, है ना, और संवैधानिक, इन सब को एक ही वर्ड मानिए आप मन में, ठीक है, एक ही वर्ड मानिए। हालांकि थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन आपको एक ही वर्ड मानना है। और एक दूसरे तरफ है संवैधानिक, एक तरफ ये तीनों वर्ड और दूसरे तरफ संवैधानिक। तो जो संवैधानिक होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उसकी जिक्र संविधान में कहीं न कहीं जरूर किया होगा, और उसके लिए स्पेशल आपको आर्टिकल जो है अलॉट कराए जाते हैं। लेकिन जिसके लिए नहीं कराए गए, जिसकी चर्चा नहीं की गई, वो क्या हो गया भैया? तो ये हो गया आपका गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। फिर आप कहोगे भाई जो बजट होता है ये क्या संवैधानिक है या नहीं है, है ना। तो भाई इसे संवैधानिक है ना भाई, भले बजट का जिक्र नहीं किया गया हमारे संविधान में, लेकिन बजट के लिए आर्टिकल 112 तो आपके लिए अलॉट किया गया ना भाई, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। तो नाम बदल आंख बंद कर लेने से दिन में सूर्यास्त थोड़ी हो जाती है मेरे दादा, है ना। तो बजट जो है संवैधानिक ही होगा, है ना। तो उसी प्रकार से जो अभी गैर संवैधानिक की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक हो जाएगी, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक हो जाएगी। और कुछ गैर संवैधानिक संस्थाओं को देखते हैं, अच्छे एग्जाम में ये जो है टॉप लेवल की क्वेश्चन में आते हैं भाई, है ना। तो ये जो है आपके संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय में किसे किसे जानेंगे? नीति आयोग सबसे चीफ वाला, इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये इनके बारे में थोड़ा सस्पिशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बीच-बीचवा वाला है ना, न तो पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है और न पूर्ण रूप से संवैधानिक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा किनारे रखेंगे, लेकिन गैर संवैधानिक में इसको भी रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये भी आपका गैर संवैधानिक में आ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी आपका गैर संवैधानिक में आ जाएगा। मुझे बताइए किस आर्टिकल में रिजर्व बैंक की चर्चा की गई है संविधान में, है ना। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी गैर संवैधानिक चीज में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, भारतीय खाद्य निगम, ये सभी के सभी जो है आपके गैर संवैधानिक लिस्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा भारत के कुछ प्रमुख संवैधानिक निकाय देख लेते हैं, तो ये तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका काम हम जीते हैं, देखते हैं, तो ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये संवैधानिक निकाय है। जैसे चुनाव आयोग, अब हाँ भाई चुनाव अभी आने वाला 2024 में, किसको देंगे वोट, है ना, हाँ भाई कोई किसी को बताएगा नहीं किसको कौन वोट देगा। इसके अलावा यूपीएससी के लिए जो है, तो आप तो जानते हैं ये क्या है भाई, दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है और इसके लिए सभी ललायित है ना। वित्त आयोग, इसके अलावा कैग जो होता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी कौन है भाई आप लोग कमेंट कीजिएगा, कैग कौन है, सीएजी कौन है हमारे इंडिया का अभी वर्तमान में, कमेंट कीजिएगा। एक प्रश्न रोजाना पूछता हूं और कुछ ही बच्चे जवाब देते हैं, है ना, जो देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जो नहीं देते हैं उनको विशेष धन्यवाद, ठीक है भैया। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सभी के सभी जो है आपके संवैधानिक निकाय हैं, ठीक है। इनके अलावा नीति आयोग, योजना आयोग का स्थान लिया था 2015 में, ये नहीं भूलना है आपको। नीति आयोग भारत में एमपीआई, जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, तथा गरीबी रेखा का निर्धारण जो होता है, ये सभी के सभी करने में अहम रोल निभाते हैं। हालांकि अन्य संस्था का भी इसमें जो है मदद होता है इन काम को जो है निष्पादन
उत्पादन करने में नीति आयोग को मदद करते हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, सिंगूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो ये जो सिंगूर बांध है ये आपका मजीरा नदी पे बनाया गया है, मजीरा नदी। और ये सिंगूर बांध कहाँ पे है? तो ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है दादा। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है सिंगूर बांध, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे ऊंची बांध परियोजना अगर आपसे कल हो के एग्जामिनर पूछ ले, हालांकि 2 करोड़ बार तो पूछ चुका है तो फिर पूछेंगे, है ना। तो भारत में सबसे ऊंची बांध परियोजना ये भागीरथी और भिलांगना कर लीजिएगा इसे। भागीरथी खाली ऑप्शन में है तो ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन अगर ऐसा है कि भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी प्लस भिलांगना के संगम, तो है ना, तो सबसे सटीक आंसर एसएससी ने इसे ही माना है। खाली भागीरथी है तो एकदम सटीक है, और अगर खाली भागीरथी के साथ साथ एक ऑप्शन ऐसा भी है कि भागीरथी प्लस भिलांगना पर, तो इसको आंसर कीजिएगा क्योंकि कई एग्जाम में एसएससी ने इसे आंसर माना है। ठीक है, तो ये टिहरी बांध परियोजना इसी पे स्थित है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पे या फिर भागीरथी पे। इसके अलावा ये कहां पे है? उत्तराखंड में है। 261 मीटर के करीब इसकी हाइट है, इसीलिए इंडिया में ये सबसे ऊंची बांध परियोजना है। गोविंद सागर जलाशय ये कृत्रिम जलाशय है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मतलब मानव मेड है ना। ये कहां पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा गोविंद सागर झील है ना, ये रोपर पंजाब में, इसे यही सेम चीज है, इसे हिमाचल प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक है भैया। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है ना, ये जो नीचे देख रहे हैं ना, ये पुराने किताब में आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, है ना, यही चीज मैंने लिख लिया है। भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर उड़ीसा में स्थित है ना। ये सभी जानते हैं सबसे लंबी बांध परियोजना है महानदी पे उड़ीसा में। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय परियोजना अगर आपसे पूछे ग्रेविटेशनल वाला, तो आपका भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। और टिहरी के कम जो कि दूसरा अगर बात करें तो यही हो जाएगा, टिहरी से थोड़ा छोटका भाखड़ा नांगल ही हो जाएगा, लेकिन गुरुत्वीय में अगर लगा देगा तो सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल हो जाएगा। भवानी सागर बांध परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे, भवानी सागर, है ना। इसके अलावा नर्मदा नदी पे जो 2-3 गो है इनको जरूर ध्यान रखेंगे, सरदार सरोवर, नर्मदेश्वर और एक आपका कौन है? ओमकारेश्वर, है ना। इसके अलावा कौन सा अधिनियम अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहकर भारत की कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकने हेतु प्रावधान करता है ना। अब जैसे भारत से कोई भाग गया बहुत ज्यादा पैसे वैसे को गमन करके, है ना, तो उसको इस कानून के दायरा से जो भाग न सके, इसके लिए कौन सा अधिनियम लगाया गया है? तो है ना, तो इसे भगोड़ा एक्ट, है ना, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जो है इसकी मतलब रुकावट डालता है ऐसे भागने वाले भगोड़ों को, है ना, कि भाई कानून के नजर से भाग नहीं सकते। जैसे आपने नीरव मोदी वगैरह का नाम जरूर सुना होगा ना, पैसा वैसा लेके भाग जाते हैं, है ना। अब भागते रहो और वहां पे जैसे ब्रिटेन वगैरह देश है, तो वहां पे अगर आप झांसा दिखाओगे कि भाई मैं आपके देश में इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आपको जो है बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रदान करा देगा, तो एक अच्छा जिंदगी वहां जी रहा है तो इसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर। तो ऐसे चीजों से वंचित होने के लिए कानून बनाया गया भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, है ना। अब ये जो है भाग ही नहीं पाएगा इस अधिनियम के अनुसार, है ना। तो ये कब बनाया गया था? 2018 में। बाल विवाह संशोधन अधिनियम आपसे पूछा जाता है। देखिए बाल विवाह अधिनियम 1929 में बना था, फिर 1978 में इसमें संशोधन किया गया था, और अभी जो लेटेस्ट संशोधन हुआ ना ये आपका 2006 में हुआ, 2007 में जो है इस पे अमल किया गया था। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछली बार जब एमटीएस में बाल विवाह संशोधन अधिनियम पूछा गया था तो बच्चे ने बताया कि 2006 ऑप्शन में नहीं था, 1929 था, तो 1929 आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि वो पहला वाला पूछ रहा है आपसे कि कब आया। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, इससे जो आदमी जुड़े हुए थे उनमें प्रमुख कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पेंटिंग तथा उनसे संबंधित राज्य का मिलान कीजिए, है ना। तो आपका जो है यहाँ पे पेंटिंग दिया है और एक साथ राज दिया है ना। तो एक हमारा गुलेर पेंटिंग है। गुलेर पेंटिंग कहाँ होती है भाई? तो गुलेर पेंटिंग होती है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फर पेंटिंग होता है जी आपका राजस्थान के अंदर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे फर पेंटिंग को, है ना। मिथिला पेंटिंग सभी जानते हैं, बिहार के मधुबनी फेमस है, और सौर पेंटिंग आपका उड़ीसा में होता है। तो इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। ए का हो जाएगा 2 नंबर, बी का हो जाएगा जी 3 नंबर, सी का हो जाएगा सी का नंबर 4 नंबर, और डी का हो जाएगा 1 नंबर। तो ऐसी ऑप्शन आपको मिलाना है, यहाँ पे ऑप्शन मिला के दिया गया है, ये राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा वर्ली पेंटिंग भी काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में आए हैं। वर्ली जगह का नाम है मुंबई में, जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसी के आसपास है वर्ली। वहां पे एक इलाका का नाम है मद्रासवाड़ी, मैं कई बार वहां पे गया हूं क्योंकि मेरा गांव वाला वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो वर्ली पेंटिंग जो है ये आपका कहां पे है? तो ये मुंबई में है। इसके अलावा बाघ पेंटिंग, या फिर इसे ही बाघ पेंटिंग भी कहते हैं, बाघ भी लिखते हैं
कहीं कहीं बाघ भी लिखते हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो इससे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बाघ गुफा भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो सीधी सीधी बात रखनी। काली घाट पेंटिंग, ये कोलकाता में एक जगह का नाम है, कालीदह काली घाट, तो इसी के नाम पे रखा गया है। काली घाट पेंटिंग कोलकाता में देखने को मिलेगा। सोहराई खोबर पेंटिंग, ये आपको झारखंड में मिलेगा, इसे जीआई टैग भी दिया गया है। इसके अलावा अगर उड़ीसा में बात करेंगे तो एक भित्ति चित्र है, ये भी आपका उड़ीसा में मिलेगा। और एक रंगोली, ये भी महाराष्ट्र में मिलेगा। लेकिन रंगोली जो है किसी चीज पे नहीं किया जाता है, रंगोली फर्श पे की जाने वाली पेंटिंग है। और इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं होता है, कोई भी ओकेजन, कोई भी बढ़िया दिन होगा तो यहाँ की जो महिलाएं हैं रंगोली बनाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा विद्युत चालकता का एसआई व्युत्पन्न इकाई क्या होता है? व्हाट इज द एसआई डाइवर्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो डाइवर्टेड यूनिट है ये आपका सीमेंस है। देखिए सीमेंस जो है ना, सीमेंस एक कंपनी भी है। आप लोग ने अगर कभी गौर किया होगा तो सीमेंस कंपनी है जिसका स्विच वगैरह बनता है। ये स्विच है भाई, हमारा थोड़ा ड्राइंग कमजोर है, ये स्विच है ना। आपने घरेलू बोर्ड देखा होगा, ये भी बनता है सीमेंस का। सीमेंस का मोटर बनता है, मोटर जो पानी खींचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। सीमेंस कंपनी जो है ना ये जर्मन कंपनी है, जर्मन। और जो भारतीय रेल है इसमें अधिकांश मटेरियल जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये आपका जो कहां से कौन से कंपनी का लेते हैं, तो सीमेंस का ही लेते हैं। आप जो रेल में पंखा वगैरह देखे होंगे ये भी सीमेंस का रहता है अधिकांश, है ना। तो ये सीमेंस एक यूनिट भी है। तो ये किसकी? विद्युत चालकता का है, ठीक है। विद्युत चालकता और प्रतिरोधकता में विपरीत संबंध होती है। इससे क्या स्पष्ट निकलता है कि अगर किसी चीज की रेसिस्टेंसीय वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो इसकी कंडक्टिविटी वैल्यू घटेगी, है ना। यानी प्रतिरोध अधिक होगी तो चालकता कम होगी, चालकता अधिक होगी तो प्रतिरोध कम होगी। इसके अलावा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए यहाँ पे एम्पायर लिखा गया, क्रिकेट खेलना है यहाँ पे, है क्रिकेट खेलना है भैया, हद करते हो पांडे जी, है ना। तो ये एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ए से डिनोट करते हैं। और एम्पियर जो ये विद्युत धारा हम मापते हैं, यानी करंट जो हम मापते हैं ये किस मीटर से मापते हैं? तो अमीटर से मापते हैं। कई दफा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। वाट डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं और डब्ल्यू है टंगस्टन धातु का संकेत। तो ये बात भी जरूर ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा प्लैंक नियतांक होता है उसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, इसे ध्यान रखेंगे। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि संवेग बराबर मास गुने वेलोसिटी। मैंने आपको जो है न्यूमेरिकल बना के समझाया था कि जब किसी पिंड की वेग यानी वेलोसिटी को दोगुना कर देंगे तो सिंपली उनके जो है संवेग भी दोगुना हो जाती है ना। क्योंकि भाई भी सीधा सीधा है तो दोगुना करोगे तो दो बार उस पर भी असर पड़ेगा, तो दोगुना हो जाता है। तो मास गुने वेलोसिटी, है ना। तो मास का हो जाएगा आपका किलोग्राम। अब वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय। तो दूरी का क्या होता है? मीटर। और नीचे में समय है तो नीचे में सेकंड लिखिए या फिर सेकंड इनवर्स लिखिए या m/s लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दादा? ओम होता है। ओम को कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। और प्रतिरोधकता जब भी कहेगा इसे VVI करके रखेंगे। और एग्जाम में अच्छे बच्चे गलती करके आ जाते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है। ओम भी लिखना है आपको और इसके साथ आपको मीटर भी लिखना है, ओम मीटर, ठीक है भैया। प्रतिरोधकता का खाली प्रतिरोध कहेगा तो ओम कहेंगे। और प्रतिरोध का मतलब जो ओम का नियम है ये क्या है? V बराबर IR है, ठीक है। ओम वैज्ञानिक का नाम है भाई, है ना। इसके अलावा V बराबर IR से न्यूमेरिकल बनाना मैंने आपको सिखा ही दिया था, है ना। इसके अलावा जब रेसिस्टेंस आपका श्रेणी क्रम में हो या फिर समानांतर क्रम में हो तो बता ही दिया था कैसे कैलकुलेट करना है। इसके अलावा 2023 में पद्मश्री से सम्मानित MM किरवानी, याद आया कुछ? किस क्षेत्र से संबंधित है? MM किरवानी अवार्डेड पद्मश्री इन 2023 रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? तो ये कला से संबंधित है MM किरवानी। आप जानते हैं कि नाटू नाटू संगीत 2023 में जो है ऑस्कर अवार्ड जीता था, है ना, जानते ही है ना। इसके अलावा 2023 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री विजेता में अन्य कलाकार जैसे उषा बारले छत्तीसगढ़ का पंडवानी, जोधा भैया, हेमंत चौहान, सुभद्रा देवी ये बिहार के हैं, डोमार सिंह जो है आपके छत्तीसगढ़ के हैं। इसके अलावा रानी मछिया, इसके अलावा अजय कुमार मंडावी ये भी छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये सभी जो है पद्मश्री प्राप्त किए हैं कला के सेक्टर में 2023 के लिए। अब बात आती है 2023 में कितने पद्मश्री अवार्ड बांटे गए? तो 106। इसमें 91 आपका पद्मश्री, 9 आपका पद्म भूषण और 6 आपका पद्म विभूषण बांटे गए। पद्म विभूषण वाले में एकदम जाने माने हस्ती है, आपको याद ही होगा, जिनमें से एक जो है नेताजी है यानी मुलायम सिंह भी है ना, महान लोभी से है ना, जाकिर हुसैन साहब हैं, यही सब है।
इनके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में कार्य के निष्पादन हेतु एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगी? अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी ए स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर फॉर द ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। तो ये जो भाई निष्पादन होगी कार्य में, इसके लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा लोकसभा के अंदर, ये आर्टिकल 93 कहता है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 जो है ये लोकसभा से संबंधित है, 79 संसद से संबंधित है, 80 राज्यसभा से संबंधित है और 81 आपका लोकसभा से संबंधित है। मैं यहाँ पे लोकसभा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा जिससे एक भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में नहीं छूटनी चाहिए। लोकसभा की में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे ये आपके कितने होंगे, यहाँ पे 500 लिख गया, गलत लिख गया है ना, 500 लिख गया, गलत लिख गया, 550 कर लीजिएगा इसको, ठीक है 550 होगा, जो साधारणतः 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 550 सदस्यों में से 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और 530 सदस्य राज्यों से सिलेक्ट होके आ सकते हैं। लेकिन अभी जो है इतने पे नहीं चलते हैं, अभी 543 जो है रनिंग में चल रहा है, लेकिन 545 चलना चाहिए, लेकिन 2 पे चुनाव नहीं कराए गए थे पिछली बार, है ना। इसके अलावा लोकसभा में सदस्यता ग्रहण करने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में 30 वर्ष है। वहीं पे राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सदस्य है ये आपका 250 है ना, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, ये बात भी आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। और धन विधेयक की चर्चा 110 आर्टिकल में है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा राज्यसभा में जो 250 सदस्य हैं उनमें भी थोड़ा सा क्लू लगा लेंगे, 238 प्लस 12 कर लेंगे, ये 12 प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनयन किए जाते हैं और 238 जो है सिलेक्ट किए जाते हैं चुनाव के द्वारा। इसके अलावा वर्तमान जो लोकसभा चल रहा है 2019 से 2024, ये 17वीं चल रही है। 2024 में जो आपका इलेक्शन होगा 18वीं लोकसभा चुनाव होगी। इसके अलावा लोकसभा का पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम। लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष के पोस्ट पे कौन रहे थे? बलराम जाखर। लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी? तो मीरा कुमार। तो ये सब अध्यक्ष की बात हो गई। अध्यक्ष का जो है ओथ नहीं होता है ना, यानी शपथ ग्रहण नहीं होते हैं अध्यक्ष का, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब आपका फंडामेंटल जो ड्यूटीज जोड़ी गई थी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, उसी के साथ साथ आपका संसद के कार्यकाल में भी बढ़ोतरी किया गया था, हालांकि बाद में इसे वापस कर लिया गया। इसके अलावा संविधान में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है, ये नया है क्वेश्चन, है ना, तो ये किससे संबंधित है? तो जो लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति प्रेसिडेंट महोदय करते थे, तो अब इस चीजों से निजात हो गया है। अब ये ऐसी कोई सिस्टम नहीं रह जाएगी कि राज्य के विधानसभा में गवर्नर जो है 1 एंग्लो इंडियन का और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये वाला सिस्टम खत्म हो गया है। और साथ ही साथ 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो SC ST समुदाय के लोग हैं उनकी जो है आपकी आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया है। इसके अलावा कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 3 राज्यों के द्वारा संरक्षित क्षेत्र है? व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया प्रोटेक्टेड बाय 3 स्टेट? तो ये है हमारा भाई चंबल वन्यजीव अभयारण्य, है ना, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इनसे संरक्षण प्रदान कर मतलब प्राप्त करते हैं। ठीक है भैया, चंबल वन्यजीव अभयारण्य का जो विशेष आकर्षण है ये क्या क्या है? घड़ियाल है। घड़ियाल समझते हैं ना, घड़ियाली आंसू कई बार आपने सुना होगा। इसके अलावा लाल चटक माथा वाला कछुआ, लाल चटक माथा या ललाट वाला कछुआ, तथा गंगा डॉल्फिन। देखिए गंगा डॉल्फिन गंगा के अलावा चंबल नदी में भी पाए जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओलिव रिडले कछुआ, ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह का नाम है गहीर माथा, ये गहीर माथा कछुआ के लिए फेमस है। ठीक है, और अभी ओली आपका शुभंकर भी रखा गया था उड़ीसा के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा गोल्डन बीच, ये गोल्डन बीच कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। आप जाओगे ना स्वर्ण कलर का आपको दिखेगा, हल्का पीला, है ना, गोल्डन जैसे दिखेगा। ये ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। अब ये ब्लू फ्लैग क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये ब्लू फ्लैग क्या होती है, कि जो समुद्री बीचेस होते हैं, है ना, जो समुद्र का ऐसा कोई किनारा जो पर्यावरण के अनुकूल हो, साफ सफाई, मतलब पर्यावरण के अनुकूल मतलब क्या? पर्यावरण को क्षति न पहुंचा के फायदा नहीं तो क्षति भी नहीं पहुंचाता हो, है ना, तो ऐसा जो सर्टिफिकेट प्राप्त वाला बीच है उसे ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में फैला हुआ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। यहाँ पर सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है। इसमें मैंग्रोव प्रकार की दलदली वाली
वन पाई जाती है। ये सुंदरबन की बात हो रही थी, ये इसलिए हो रही थी कि आपने गोल्डन बीच देखा तो सुंदरबन भी देख लो भैया, बगल में ही है। इसके अलावा चंबल नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। जैसे कि आप जानते हैं चंबल, बेतवा, केन, है ना, ये सब यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। और यमुना अपने आप में किसकी सहायक नदी है? तो गंगा मैया की सहायक नदी है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में शब्द OTEC का पूर्ण रूप क्या है ना। तो OTEC का पूर्ण रूप होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो का जो है ना लेंथ थोड़ा छोटा कीजिए। देखिए, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा, पूरी पढ़ाऊंगा। भले 1000 ही बच्चे पूरी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन वो जो 1000 देख रहे हैं वो मोती तैयार हो रहा है जी, मोती। ठीक है भैया, तो है ना, तो मैं कम तो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं PDF देने वाले के लिए ज्यादा कंटेंट दे दूं और पढ़ा रहा हूं तो कम कर दूं, इसे 20 मिनट पे ले आऊं, ऐसा नहीं होगा, है ना। मैं पूरा ही जैसे PDF देता हूं दूसरे को पैसा लेके 25 रुपए में, वैसे ही आपको जो है फ्री में भी पढ़ाऊंगा उतने ही शिद्दत से भाई साहब। ठीक है, तो भाई अगर आप अच्छी मटेरियल लोगी, अच्छे पढ़ना मतलब अच्छा कंटेंट से दर्शन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो टाइम तो थोड़ा देना होगा। और ये 50 मिनट मैं गारंटी के साथ बताता हूं, ये 50 मिनट में मैं जितना पढ़ाता हूं ना, एक इंस्टीट्यूट में आपको 6 घंटे में नहीं पढ़ाएगा जी, नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले को ना आपके सफलता से नहीं पढ़ी है, आपके सफलता, आप सफल हो नहीं हो, वो एक तरीके से अपनी बिजनेस है भाई साहब, है ना। तो क्या पढ़ी है कि आपको एग्जाम पास कराना ही कराना है? क्या पढ़ी है? कुछ पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे पढ़ी है कि आपको एग्जाम पास कराना ही कराना है। ठीक है भैया, तो है ना, तो थोड़ा आप भी समझदार हैं इस बात पे, है ना। चलिए अगला चलते हैं, हम अगला पॉइंट की तरफ पे। ESNO अल नीनो सॉदर्न ऑक्सीलेशन, अल नीनो सॉदर्न एक्सीलेशन, ITCZ इंटोट्रॉपिकल कन्वर्जन चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। हंसी इस बात पे आ रही है कि अब जो है बहुत सारे टीचर एक नए मतलब जो है मैं देखता रहता हूं, है ना। अब जो है ये शॉर्ट वीडियो का जमाना है ना, तो अब जो है कुछ भी करेंगे। आज देखिए फला बाबू टीचर ने क्लास में की मस्ती, आज देखिए फला बाबू टीचर का नया लैपटॉप, फला बाबू टीचर का क्वालिटी टाइम। अरे भाई साहब, ये क्या है? पढ़ाने आए हो कि भैया दुनिया दिखाने आए हो, है ना। तो जाने ही दीजिए, चलिए, है ना। इसके अलावा अल नीनो और लानीनो, इन दोनों के बारे में विशेष पूरी जानकारी आपको रखनी है। हाल फिलहाल के 1.5 साल से मैं इस मतलब देख रहा हूं एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में जो है आपको अच्छा खासा यहां से क्वेश्चन उठे हैं अल नीनो और लानीनो से। सबसे पहले अल नीनो का मतलब होता है छोटा लड़का, लानीनो का मतलब होती है छोटी लड़की, है ना। जिन्होंने पहली बार इन चीजों को देखा, इन्होंने ही अपने स्थानीय भाषा में इन्हें नाम दे दिया। ठीक है भैया, इसके अलावा ये दोनों के दोनों अल नीनो और लानीनो कहां आती है? प्रशांत महासागर में। दोनों में अंतर ये स्पष्ट याद कर लीजिए, आपको कभी नहीं भूलने पाएंगे। ठीक है, एगो को छोटका लड़का, एगो को छोटका लड़की, अल नीनो लानीनो। अल नीनो कैसन? गरम, लानीनो ठंडा। दोनों कहां आता है? प्रशांत महासागर में। एगो में दाब कम हो जाता है, जो गर्म वाला है उसमें दाब कम हो जाता है, और जो ठंडा वाला उसमें दाब बढ़ जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसके अलावा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर कौन सागर के भाग है? तो हिंद महासागर। और दक्षिणी चीन सागर जो दुनिया के सबसे बड़ा सागर है, जो चीन में अधिकांश क्षेत्र है, तो ये कहां पे है? प्रशांत महासागर का भाग है। और मैंने बताया था कि जो भूमध्य सागर है वो अटलांटिक महासागर का भाग होगा। इसके अलावा किस भारतीय संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की? व्हिच इंडियन म्यूजिशियन एस्टैब्लिश्ड द एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च इन स्विट्जरलैंड? तो ये बाल मुरली कृष्णा है। बाल मुरली कृष्णा जो है ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ कई और एरिया में महारत हासिल किए थे संगीत के दुनिया में। इसके अलावा लेकिन कर्नाटक संगीत ही आंसर होगा जब आपसे पूछेगा कि किससे जुड़ा हुआ, क्योंकि इसके जो है प्राइमरी फील्ड था। इसके अलावा कर्नाटक संगीत के अन्य प्रमुख कलाकार पंडित त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितर, पुरंदरदास को तो कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है भाई। इसके अलावा कर्नाटक संगीत कहां से कहां तक, जो साउथ स्टेट है, जो दक्षिणी पार्ट है, वहां कर्नाटक संगीत, बाद बाकी इसी प्रकार के संगीत को इंडिया में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक संगीत का इलाका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना जो है ये मृणालिनी साराभाई के द्वारा किया गया था। यामिनी स्कूल
ऑफ डांस की स्थापना यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा दिल्ली में किया गया था। नाट्य तरंगिणी की स्थापना राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के द्वारा दिल्ली में किया गया था, जो कुचिपुड़ी संस्थान है। सृजन संस्थान की स्थापना गुरु केलुचरण महापात्रा के द्वारा ओडिशा में किया गया था, जो आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे जो हमारे पुराने शास्त्रीय संगीत के मतलब शास्त्रीय नृत्य के जो प्रतिपादक हैं उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा 2021 नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार दूसरा सबसे अधिक गरीब राज्य कौन सा है ना। मैं चाहता हूं कि कम से कम 5 बड़े और 5 नीचे से और 5 ऊपर से 2021 के रिपोर्ट जो नीति आयोग आया था वहां से आपको याद हो जाए। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रोटेट होते रहेंगे, है ना भैया। तो झारखंड दूसरा सबसे गरीब राज्य आंका है 2021 अपने रिपोर्ट में नीति आयोग ने। सबसे अधिक गरीब राज्य बिहार को बताया है, 2 स्थान पे झारखंड है, 3 स्थान पे उत्तर प्रदेश, 4 पर मध्य प्रदेश और 5 पर मेघालय। तो ये पांचों जरूर याद रखना है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय। कितना इजी है ना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय, है ना। 5 बार बोल देंगे, पांचों याद हो जाएगा। सबसे कम गरीब राज्य में सबसे ऊपर केरल, तो इसे तो याद ही नहीं रखना, इस सब चीज में ऊपरे में रहता है। साक्षरता दर देख लीजिए, सेक्स रेशियो देख लीजिए, शिशु मृत्यु दर में सबसे कम होना सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये सब के सब जो है केरल है। दूसरा स्थान पे गोवा। गोवा क्या है, छोटकी सी है, तो आराम से सारा जो भी योजना वगैरह क्रियान्वित होती है गोवा में वो घर घर तक पहुंच जाते होंगे, है ना। इसीलिए सब चीज में सफल रहता है गोवा भी, है ना। तो गोवा दूसरा स्थान पे। तीसरा स्थान सिक्किम, ये बड़ी कमाल की बात है। चौथा तमिलनाडु, 5वां पंजाब। तो ये जो है 5 अमीर जो है स्टेट को दर्जा दिया गया था अमीरी में, है ना। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर के माह में भारत के किस तट पर भारी वर्षा की प्राप्ति होती है। व्हिच कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो कोरोमंडल कैसे तट में आ जाएगा भैया, पूर्वी तट में आ जाएगा। ये नक्शा आपने पहले भी देख लिया है ना, कि काठियावाड़ तट, कोंकण तट और कनारा तट, मालाबार तट, ये कहां पे है, पश्चिमी तट में, यहां से यहां तक, ठीक है। अब इस साइड में आएंगे तो यहां पे जो तमिलनाडु के छोर है और यहां तक आएंगे तो इसे कोरोमंडल तट कहते हैं, है ना। तो ये पूर्वी तट है। कलिंग तट भी पूर्वी तट है, उत्तरी सरकार तट पूर्वी तट है, तो ये सब पूर्वी तट हो जाएगा। तो ये कोरोमंडल के तट पे जो है आपका, है ना, अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है, यानी शीतकाल में वर्षा होती है। सर्दी के मौसम में और भी बात कर लीजिए, सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है ये आपका पंजाब और हरियाणा में होती है। और ये पश्चिम विक्षोभ की जो ओरिजिन है कहां से आती है, आपका भूमध्य सागर से आती है। इसके अलावा मानसून पूर्व जो वर्षा होती है ये दक्षिणी राज्य केरल और कर्नाटक में होती है, चेरी ब्लॉसम और आम्र वर्षा। और तटीय राज्य बंगाल में भी आती है, जहां पे इसे काल बैसाखी कहते हैं, लेकिन काल बैसाखी दुख देने वाली हवा है और वर्षा है। इसके अलावा हैलोजन ग्रुप में, है ना, प्रमुख तत्व ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है ना। तो आपको ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक बताना है। तो यहाँ पे 35 होता है। मैंने आपको परमाणु क्रमांक 2 लास्ट के ग्रुप का याद रखने के लिए बताया है, बाद बाकी 1 से 10 तक तो हमें 8 क्लास में ही मार के याद करा दिया जाता है ना। लेकिन लास्ट के जो 2 ग्रुप हैं उन्हें जरूर याद रखें। कल मैंने कुछ क्लू भी बताया था कि 2 8 जोड़िए, है ना, 10 फिर 8 जोड़िए 18, 18 दूनी के 36, 18 तिया के 54, इस प्रकार से याद कर लेना है, ठीक है भैया, है ना। तो यहाँ पे आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, बाद बाकी मैं सब बता दिया हूं कि पीरियोडिक टेबल की जो है ना, बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने मत जाहिर किए। तो हमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेंडेलीव, तो मेंडेलीव की भी जो मत है ये आधुनिक आवर्त सारणी से ही मिलता जुलता है, लेकिन फर्क क्या था, ये परमाणु भार पे आधारित करके लाए थे और तत्वों की संख्या 63 ही लाए थे, है ना। 7 गो आवर्त सेम था और 9 गो वर्ग था। और इनकी जो आवर्त सारणी रिलीज हुई थी 1869 में हुई थी। तो ये मेंडेलीव बाबा की चर्चा हो गई। आपके सामने जो आवर्त सारणी चमक रहा है ये मोसले द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है भैया, ये मोसले द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें क्या क्या खासियत है, तो परमाणु क्रमांक पे सजाया गया है। इसके अलावा इसमें जो है 9 के जगह 18 वर्ग कर दिए गए और 7 आवर्त हैं। इसके अलावा एक जैसे गुणधर्म वाले तत्वों को लगभग एक ही जगह लपेटा गया है, एक ही वर्ग में रखा गया है। तो इस प्रकार से इसे पढ़ने में काफी आसानी होती है। तो ये आवर्त सारणी काफी सर्वमान्य है जो आज इंडिया में माफ कीजिएगा, पूरी दुनिया में चल रही है। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये नीचे जो होता है लेंथेनाइड और एक्टिनोइड होते हैं। ये लेंथेनाइड और एक्टिनोइड किस समूह से ताल्लुक रखते हैं, तो समूह 3 से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा
ये जो 18 समूह है इनको याद रखने की तरीके, पहले दो को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या फिर अल्कलाइन मेटल कहते हैं, या फिर अगर दूसरा को पार्टिकुलर पूछे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। 3 से 12 तक को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहते हैं जिसमें हाईली मेटेलिक गुण होते हैं। इसके अलावा तत्वों के नाम पे इनका नाम है, जैसे 13 इसको हम कहते हैं बोरॉन ग्रुप, 14 कार्बन ग्रुप, 15 नाइट्रोजन ग्रुप, 16 ऑक्सीजन या केल्कन ग्रुप, 17 हैलोजन, 18 नोबेल गैस, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस, इस प्रकार से। इसके अलावा कुणबी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुणबी भैया गोवा का है। गोवा का अन्य प्रमुख त्योहार और नृत्य में आएंगे तो फुगड़ी हो जाएगा। वैसे फुगड़ी महाराष्ट्र में भी होता है, गोवा में भी होता है। तरंग मेल, कीचड़ डांस, मड फेस्टिवल होता है। देखिए मड फेस्टिवल जो है गोवा में होती है। सिमगो होली तय जैसे होता है। सोजो, रनमाले, ये सभी के सभी आपके गोवा में है। इसके अलावा महाराष्ट्र का बात करेंगे, तमाशा, लावनी, कोली, लेजिम, गणपति उत्सव अभी चल रहा है, कल ही स्थापना हुआ है गणपति की, जय गणपति बप्पा मोरया। इसके अलावा शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव ये दोनों बसाए थे कौन? बाल गंगाधर तिलक साहब। ये क्वेश्चन आपको 2 करोड़ वाली एग्जाम में पूछा गया है। दही हांडी कृष्णा जन्माष्टमी के अवसर पे, है ना। गुड़ी पाड़वा ये सभी के सभी आपके कहाँ पे होते हैं? गुड़ी पाड़वा नववर्ष है महाराष्ट्र का, तो ये सभी के सभी महाराष्ट्र में होते हैं। गुजरात में प्रमुख त्योहार में आएंगे तो दांडिया, गरबा, पर्यूषण, दादा प्रदूषण लिखा गया, गलत बात। पर्यूषण त्योहार जैन धर्म का होता है, पर्यूषण है ना, पर्यूषण है ना। पतंग महोत्सव ये सभी के सभी, उत्तरायण ये सभी के सभी आपके कहाँ पे होंगे? तो ये गुजरात में होंगे। ओनम देखिए 10 दिन तक चलती है, ये आपका केरल में होती है। और इस बार जो रेलवे है, रेल सरकार जो है, वैसे महाराष्ट्र में मैं बहुत दिन से रहता हूँ, करीब 8-9 साल से, तो यहाँ पे क्या होती है कि जो गणपति की महीना होती है, गणपति की जो महीना होती है उसमें क्या है, पहले ही पेमेंट करा दिया जाता है 5-7 दिन पहले, ठीक है। तो इस बार जो है महाराष्ट्र में आपको पहले पेमेंट तो कराई जा रही पहले से, लेकिन इस बार केरला में भी ये फैसिलिटी लागू कराया गया है कि केरला की जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ओनम, तो इसके लिए भी पहले जो है रेल पहले अपने कर्मचारियों को पेमेंट देंगे। तो केरला में इस बार जो है 23 तारीख को ही पेमेंट कराए जाएंगे रेलवे में। इसके अलावा अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? बिटवीन व्हिच 2 कंट्रीज वाज द, है ना, ओपियम अफीम वार फॉट? तो ये आपका चीन और ब्रिटेन के मध्य कराया गया था 1839 से 42 प्रथम चरण में, क्योंकि ये कई चरण में कराए गए हैं। इसके अलावा इसी प्रकार का फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, ये बास्टिल के पतन का कारण बना था, इसीलिए बास्टिल डे जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस के अंदर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और एक आपका हेलोवियन त्योहार कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, दोनों यूरोपीय कल्चर से है। इसके अलावा चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1900 में। चीन तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 1950-51 में, है ना। और तिब्बती विद्रोह कब हुआ था? 1959 में, लेकिन ये विद्रोह से कोई काम नहीं आया। और उसी विद्रोह के बाद जो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा है जो भारत आ गए थे, जो भारत में निवास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह के संयुक्त सेना और उधर अंग्रेजों की तरफ से, है ना, मुनरो, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1780 से 1850 के बीच में जो है औद्योगिक क्रांति पहली बार ब्रिटेन के अंदर कराए गए थे। औद्योगिक क्रांति किसको जन्म दिया? पूंजीपतियों वर्ग को। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गमित अब तक की सर्वाधिक बड़ी नोट 2000 का नोट कब निर्गमित किया गया था? देखिए दोस्तों, 2000 की नोट बंद हो चुकी है, तो इसकी जो जब आया था ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मेरी काली जुबान 100% यहाँ पे लिख लो, ये एग्जाम में छपेंगे, है ना। तो ये 2016 में आया था, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब किया हुआ था भैया? हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पे 1935 ईस्वी में। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास 25वें नंबर की है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो मौद्रिक नीति बनाते हैं, साख सृजन करते हैं, बैंक दर तय करते हैं, रेपो रेट बनाते हैं, रिवर्स रेपो रेट जारी करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो तय करते हैं, एसएलआर तय करते हैं, मैक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऑथराइज्ड बॉडी के रूप में काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म है जो हाल फिलहाल के एग्जाम में देखे गए और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि भाई बैंक दर में कमी या बढ़त होने से बाजार में मुद्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समझ रहेगा तबे ना जवाब दे पाओगे हो, है ना। तो बैंक दर क्या होता है?
बैंक दर क्या होता है कि ये मैं थोड़ा सा बड़का बना देता हूँ, ये है हमारा आरबीआई और ये हमारा छोटे छोटे कॉमर्शियल बैंक सब है, ठीक है। तो ये जो है आरबीआई जो जिस रेट पे इस कमर्शियल बैंक को लोन मुहैया कराता है इसे ही बैंक दर कहते हैं, ठीक है। हालांकि हम भी जाए लोन लेने के लिए तो पूछते हैं भैया दर क्या चल रहा है पर्सनल लोन का, तो बोलते हैं 12.14%, है ना। तो ये एक अलग बात हो गई, हमने इकोनॉमिक्स के हिसाब से पढ़ना है। तो जो केंद्रीय बैंक है वो अपने से नीचे जो कमर्शियल बैंक होते हैं, है ना, उनको जो लोन देते हैं जिस रेट पे उसे बैंक दर कहते हैं। अब देखिए रेपो रेट में और बैंक रेट के डिफिनीशन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए इसे सेम ही समझो, क्योंकि आपको लिखना तो है नहीं, आप लिखित वाला परीक्षा तो दोगे नहीं, आप बैंक दर को ही रेपो रेट समझो, सेम समझो ऐसे ही कि रेपो रेट क्या होगा, है ना, कि इसे आरबीआई से पैसा लेगा कौन, कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट की बात आ गई तो इसका उल्टा समझ लो, बैंक दर का उल्टा। बैंक दर में क्या हो रहा था, आरबीआई से पैसा ले रहा था कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब जो रिवर्स रेपो रेट है इसमें क्या होगा कि जो है कमर्शियल बैंक से ही पैसा लेगा, जिधर एरो का निशान है वो ले रहा है, समझ रहे हो, है ना। तो ये जो है ले रहा है, आरबीआई ले रहा है, तो रिवर्स रेपो रेट में कौन लेगा, आरबीआई लेगा। अब चूंकि कुछ पैसे लिए, मान लो 5,000 रुपए लिए हैं, तो इस 5,000 रुपए पे जो ब्याज बनेगा ये पे करेगा किसको, है ना, कमर्शियल बैंक को। तो इसी क्वेश्चन को कई हिसाब से आपसे घुमा के पूछता है कि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई किसको ब्याज पे करता है, तो कमर्शियल बैंक को, क्योंकि भाई लोन भी उसी से लिया है ना, तो किसको देगा, हमको देगा, है ना। तो ये आपको समझना होगा थोड़ा बहुत। इसके अलावा सीआरआर क्या होता है, ये क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास, यानी इंडिया में बात करें केंद्रीय बैंक आरबीआई है, ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास एक न्यूनतम जमा राशि आरक्षित रखना होता है, इसे सीआरआर कहते हैं, और ये तय कौन करते हैं, आरबीआई ही करते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा एक एसएलआर होता है, यह क्या होता है कि यह वह न्यूनतम मूल्य राशि है जिसे किसी भी कमर्शियल बैंक को नकदी, सोना या प्रतिभूति के रूप में बनाया रखना होता है, और यह भी तय कौन करता है, आरबीआई ही तय करता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, और ये सबसे अंतिम प्रश्न है, और ये जो है अभी लेटेस्ट कल का ही प्रश्न है, कल या परसों ही ये चीज पारित हुआ है। हालांकि आप आगे समय एग्जाम देंगे तो इसीलिए जरूरी है आपको बताना, इसीलिए आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि 2023 में यूनेस्को में शामिल 2 स्थल, है ना, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को जोड़ने के बाद यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में कुल कितने भारतीय स्थल हो गए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 40 था पहले, अब हो गए जी 42। कितने हो गए, 42, ठीक है भैया, 42 हो गए। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। भारत उनका सदस्य कब बना था, 1946 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है। इसके अलावा पहली बार 4 भारतीय स्थल को 1983 में इसको में शामिल किया गया था। ये 4 भारतीय स्थल आप कई बार हमसे देख चुके होंगे। देखिए नीचे चमक रहा है, शाहजहां का ताजमहल, आगरा का किला, अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा। तो ये चारों को एक ही साथ 1983 में प्रथम दफा में, प्रथम लॉट में जो है यूनेस्को के अंदर भारतीय धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो गया था कि पिछली बार जो दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि भारत के 39वें क्रमांक के यूनेस्को के साइट कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपका रंगप्पा मंदिर भी दिया गया था और आपका धोलावीरा भी दिया गया था। चूंकि ये दोनों को एक ही बार जो है आपको शामिल किया गया था। मैं ठीक इसी प्रकार से एग्जांपल देता हूं कि 2 बच्चे पैदा हुए जुड़वा, है ना, एक का नाम राम है और एक का नाम है जी श्याम, है ना। तो कोई तो होगा इन राम श्याम में से जो पहले दुनिया में आया होगा, तो बड़ा हो गया उस हिसाब से भैया, ठीक है। तो भले इन दोनों को एक साथ लिया गया था, लेकिन रंगप्पा का जो है 39वां स्थान था और धोलावीरा का 40वां। इसी प्रकार से फिर से 2 चीज को एक ही साथ ऐड किया गया, तो 41वां स्थान मिला है शांति निकेतन का। शांति निकेतन जानते हैं 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना, स्थापना करवाए गए थे। हालांकि इसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, इनके पिताजी के समय से ही था, लेकिन इसे बसाने का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया जाता है, अपने शिष्यों के साथ जो है बसाए थे। इसके अलावा 42वां साइट जो है ये आपका होयसल के भव्य मंदिर बने हैं। तो 41वां शांति निकेतन याद रखेंगे, 42वां होयसल, 40वां धौलावीरा, 39वां रंगप्पा मंदिर। तो ये 4 जरूर याद रखेंगे। यूनेस्को भारत में सदस्य बना था 1946। तो दोस्तों ये थे आज के, है ना, 56वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको इसकी
पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको कितने पीडीएफ मैंने बताया उतना पीडीएफ अभी मात्र 25 रुपए में दिया जाएगा। यानी ऐसे 57 क्लास की नोट, इसके अलावा 10+ टॉपिक बैच वीडियो की पीडीएफ, इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल और आपका एमटीएस जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, इन सभी की एनालिसिस वाली पीडीएफ। तो इतने पीडीएफ करीब 3540 पीडीएफ जो है आपको फ्री में मिल जाएंगे इस 57 क्लास नोट के अलावा मात्र 25 रुपए के अंदर। कल मैं नया क्लास जो लाऊंगा उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो कल की वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा 57वां क्लास की। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।